Please subscribe to our channel and press the bell icon for latest updates. वेलकम टू माइंडेड टॉक्स। आज हमारे साथ दिल्ली की और पूरे इंडिया के सबसे बड़े सर्जन्स में से एक डॉक्टर प्रवीण भाटिया जी, एमएस जनरल सर्जरी, एफआरसीएस, एफमास, एफआईएजीएस, फेलोशिप्स और भी अन्य प्रकार के फेलोशिप्स इनके इनके जोन में हैं। सर एक जनरल सर्जन है, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी एंड रोबोटिक सर्जरी इन भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल एंड सर गंगाराम हॉस्पिटल। सर अभी की होल्स सर्जरी में एक्सपर्ट हैं, हर्निया, लैप्रोली वगैरह सब करते हैं। सर के एक्सपीरियंसेस सर ने बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स के अंदर शेयर करके उनको एक एक्सपीरियंस सर्जन बनाया। वेलकम टू द आवर माइंडेड टॉक्स प्लेटफॉर्म सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। सर मैं आपकी जर्नी जानना चाहूंगा सर कि जिस टाइम पे लोगों को डॉक्टर्स के बारे में बहुत ही कम पता था और आपके पास कोई गाइडेंस नहीं थी, तब आपने डिसाइड किया टू बी ए डॉक्टर एंड यू बिकेम ए सर्जन। वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और वो कैसे लीड करी आपने? इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि जब मैं क्लास 9th में था, 9th में, तो मेरा एक कजन है, तो मैं उनके घर में गया और इंसिडेंटली मैं हंसराज मॉडल स्कूल पंजाबी बाग में जब था तो हर साल मैं फर्स्ट आता था, क्लास का टॉपर था। तो उसने मेरे से पूछा कि प्रवीण क्या बनना चाहते हो? तो मैंने कहा सर्जन। तो वो ठाका मार के जोर से हंस पड़ा। तो और वो ठाके की आवाज अभी तक मेरे कान में गूंज रही है। क्यों हंसा था वो? क्योंकि उसने कहा कि तुम्हारी फैमिली या हमारी फैमिली में कोई डॉक्टर तक नहीं है और तू फर्स्ट आता है क्लास में, इसका ये मतलब नहीं है कि इतना बड़ा ड्रीम ले ले कि सर्जन बनना है। और वो ठाके की आवाज की वजह से ही जो कानों में गूंजती रही, उसकी वजह से ही मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और उसके बाद एमबीबीएस करने के बाद एमएस सर्जरी करी, एफआरसीएस करी एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो मुझे लगता है कि जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं, आने चाहिए, जो कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं आपको। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत बार बार उनको आज भी मैं कहता हूँ कि आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मेरे पे हंसा और जोर से हंसा, जिसकी वजह से मैं आज ये सर्जन बन पाया। सर बिल्कुल सही है सर। जैसे गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकाला था करके और वो जर्नी ने उनको गांधी जी बनाया, वैसे ये आपके एक लाइफ के अंदर एक जर्नी है और वो आपको इतना बड़ा लीड करी सर। सर मैं आपके इंटरव्यूज देख रहा था और मैं आपके हॉस्टल नंबर रूम नंबर 408 की बहुत सारी स्टोरीज जान पाया सर। तो उसके ऊपर सर हमने एक देखा करके कि आपने अपने ब्लड से लिख रखा था वहां पे कि आई वांट टू बी। जी सर। I am so happy that you have done such a great homework. I must say that. तो जो 408 नंबर कमरा था, जब मैं एमबीबीएस एमएस की तैयारी कर रहा था, तो उस समय मैंने अपने कमरे के दरवाजे के पीछे एक अपने ब्लड से लिखा हुआ था, डॉक्टर प्रवीण भाटिया, सर्जन, वुड बी और कुड बी, वुड बी और कुड बी। और वो मेरे बिल्कुल बिस्तरे के एकदम सामने होता था। कमरे तुम्हें भी पता है कि हॉस्टल में कितने बड़े बड़े या कितने छोटे कमरे होते हैं। तो जब भी नींद आने लगती थी तो मैं पहले उसकी तरफ देखता था और उससे समझ आती थी कि नहीं, अभी सोने का टाइम शायद नहीं है, अभी पढ़ना है। सो दैट अल्टीमेटली मुझे सर्जन बनना है और बना। तो मैं आज भी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट आदित्य, मैं आज भी अपने पेशेंट्स को भी कहता हूँ, और स्पेशली जो बेरियाट्रिक सर्जरी के जो पेशेंट्स होते हैं, जो मोटापे के जिन्होंने ऑपरेशन कराए होते हैं, उनको यही कहता हूँ कि एक छोटे छोटे गोल सामने लिखो, अपने ब्लड से मत लिखो, ऑब्वियसली नॉट, बट गोल लिखो कमरे के दरवाजे के पीछे या बाथरूम में या वेयर एवर यू वांट, और उस गोल को 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए उसको मीट करो। सो दैट अगर बहुत बड़ा गोल रखोगे तो शायद अचीव नहीं कर पाओगे, पर छोटे छोटे गोल करोगे। मैं हमेशा अपने फेलोज से, एज यू नो, गंगाराम में भी पूछता हूँ कि हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट? आप बताओ मैडम, हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट? I have no idea. No idea. You tell me. Aditya, how do you eat an elephant? सर थोड़ा थोड़ा करके।
एग्जैक्टली, बिट बाय बिट। Oh, nice. है ना, बिट बाय बिट। तो अगर कोई मेजर प्रॉब्लम या बड़ा कोई चैलेंज को अगर सॉल्व करना चाहते हो तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, उसको बड़े सारे स्टेप्स में या बड़े सारे स्मॉल चैलेंजेस में डिवाइड कर दो और एक एक करके उसको गोल सेट करते चले जाओ और वो उसको मीट कर पाओगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है अपने स्पेशली ऑडियंस से कि बहुत बड़ा गोल, यस लॉन्ग टर्म का बहुत बड़ा गोल होना चाहिए, पर शॉर्ट टर्म का बड़ा रियलिस्टिक गोल होना चाहिए, एंड देन यू विल बी एबल टू अचीव दैट। सर आप ने तो बचपन में ही अपना गोल सेट कर लिया था सर, बट आज की यंग जनरेशन के अंदर एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, उनको बहुत बड़ी उम्र तक आने के बाद भी उनको अपने गोल्स पता ही नहीं होते। वो मेजरली अपनी लाइफ के अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि मैंने सही चीज किया या नहीं किया, या अभी मैं जो जा रहा हूँ, जिस बात पे जा रहा हूँ, वो सही किया कि नहीं किया। तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि हमारी पर्सनैलिटी किस गोल के लिए अचीव करना चाहती है और हाउ टू मेक श्योर कि हम सही जा रहे हैं। उसके लिए मैं हमेशा अपने यंगर कोलीग्स को कहता हूँ, बच्चों को भी यही कहता हूँ कि एक काम करो। वो बोलते हैं क्या? मैं कहता हूँ कान में रुई डाल लो। तो Well इसकी said. इसकी इसकी ना एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं अपने दोनों बेटों को कि एक बार ना फ्रॉग थे, तो उन्होंने फ्रॉग्स के लिए उन्होंने कहा कि हम ना एक टॉप ऑफ द माउंटेन पे पहुंचने के लिए रेस करेंगे। तो 15 अगस्त को बुनियादी हो गई, 15 अगस्त को सुबह 8 बजे रेस शुरू होगी। तो जब वो फ्रॉग रेस में भागने शुरू करने वाले थे, पर उससे पहले मालूम पड़ा कि इतने सारे दर्शक पहुंचे हुए थे देखने के लिए कि देखें जरा ये डड्डू या फ्रॉग ऊपर माउंटेन के ऊपर कैसे पहुंच सकते हैं। तो उन्होंने जब देखना शुरू किया तो देखा कि एक फ्रॉग गिरा, बड़े खुश हुए, बहुत चीयर अप किया उन्होंने, गिर गया गिर गया गिर गया, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, ऐसे काफी सारे फ्रॉग गिरते चले गए, मगर एक फ्रॉग बिल्कुल ऊपर तक पहुंच गया, ऊपर तक टॉप ऑफ द माउंटेन पहुंच गया। जब रेस खत्म हुई तो जो ऑन लुकर्स थे, मैं उनको क्रिटिसाइजर्स कहता हूँ, जो ऑन लुकर्स थे उन्होंने कहा कि यार ये कैसे हो गया कि तुम कैसे हार गए, कैसे नहीं आगे पहुंचे। तो उसने कहा सर मेरे को भगवान ने इतना कुछ दिया हुआ है, अब मुझे लगा क्यों मेहनत करनी, ठीक चल रहा है, जितने पैसे मुझे मिल रहे हैं, जितनी सैलरी है मेरी, उसके हिसाब से मैं काम ठीक कर रहा था, मैं क्या रेस में भागूं और टॉप ऑफ द माउंटेन पे क्या मिल जाएगा। दूसरे ने कहा नहीं मैं तो कर रहा था पर मेरे को साथ वाले ने अड़ंगी दे दी, अदरवाइज तो मैं पहुंच जाता। तीसरे वाले ने कोई और बहाना बनाया कि नहीं गर्मी बहुत हो गई थी इसलिए मैं भागा ही नहीं। चौथे ने कुछ और। तो अल्टीमेटली ये जो ऑन लुकर्स थे, जो क्रिटिसाइजर्स थे, वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। तो उन्होंने फिर कहा कि अच्छा ये बताओ कि वो फ्रॉग जो है वो कैसे टॉप पे पहुंच गया। और कैन यू इमेजिन जब फ्रॉग्स ने भी सोचा कि हाँ उसको बुलाया जाए, उसको बुलाया गया और उससे पूछा गया कि बाकी सारे फ्रॉग लुढ़कते चले गए, कोई किसी बहाने से, कोई तुम्हें क्या लगता है कि वो जो फ्रॉग है वो कैसे, तुम कैसे पहुंच गए। तो उन्होंने दूसरे जो फ्रॉग्स थे उन्होंने कहा कि सर इसकी तो सिफारिश थी, ये तो प्रेसिडेंट का आदमी था, इसने तो पैसे खिलाए होंगे, ये तो ड्रग्स लिए होंगी या इसने तो स्टेरॉइड्स लिए होंगे। तो उस वो जो फ्रॉग से जब पूछा गया तो उसने कोई आंसर नहीं दिया, वो स्माइल करता रहा। तो ये भी हैरान हुए कि ये क्या हुआ। तो जब ऑन लुकर्स ने कहा अच्छा हम पूछते हैं इससे, तो हम जब पूछा उन्होंने कि हाँ ये आप कैसे पहुंच गए, फिर भी वो स्माइल करता रहा। मालूम क्यों? क्योंकि वो डेफ था। क्योंकि वो डेफ था। तो कहने का सिर्फ तात्पर्य है कि अपने कान में रुई डालो और फिर उसके बाद जो मन को अच्छा लगे वो करते चले जाओ और अचीव हमेशा ही कर पाओगे। आप बिलीव इन योरसेल्फ, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बिलीव इन योरसेल्फ, फुल स्टॉप। डोंट बी अ कंप्लेनर, बी अ डूअर। डूअर है ना, आई ऑलवेज से देयर आर ड्रीमर्स, देयर आर डूअर्स। प्लीज डू नॉट बिकम ए ड्रीमर, बिकम ए डूअर। Sir, I have read somewhere that you like skydiving also. Not read. I can send you lot of links of my skydiving on YouTube. They are already available. So तो sir, उसमें क्या है at ना, this very young age, how do you motivate yourself to do all these things, and you also work round the clock? So what I is know your that motivation? my motivation is कि अभी भी कैन यू इमेजिन कि मैं 4 बजे उठता हूँ रोज बिना नागे के, 5 से 6 मैं वेट लिफ्टिंग करता हूँ और 6 बजे के बाद रोज बंगला साहब गुरुद्वारे जाता हूँ और उसके बाद 8 बजे गंगाराम में पहुंच के ऑपरेशन शुरू करता हूँ
और ऑपरेशन करके फिर मैं ग्लोबल हॉस्पिटल में आता हूँ, और फिर ऑपरेशन करके फिर यहाँ वहाँ गंगाराम में फिर जाता हूँ और ओपीडी करता हूँ ऑन मंडे वेडनेसडे फ्राइडेज, और बाकी दिन मैं ग्लोबल में ऑपरेट करता हूँ। और इसके लिए मोटिवेशन, मुझे लगता है कि यू रिक्वायर डेली डोज ऑफ मोटिवेशन, डेली डोज ऑफ मोटिवेशन। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप ट्रेडमिल पे हो और अगर आप ट्रेडमिल पे स्लो हो जाओगे ना, तो ट्रेडमिल ही उठा के आपको बाहर कर देगी, फेंक देगी। तो उस मोमेंटम, आपने उस मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए यू हैव टू रन। व्हेन पीपल, मैं इसका एक मेरा ही कोट है ये, कि व्हेन आई स्टार्टेड वॉकिंग पीपल स्टार्टेड रनिंग विद मी एंड आई हैड टू रन। तो कहने का सिर्फ मतलब है कि खुद ब खुद काफिला तुम्हारे साथ हो जाएगा अगर तुम्हें अपने आप पे विश्वास है और तुम कुछ करके, पैशन है तुम्हारे अंदर कि कुछ करना है। तो इसके लिए मैं स्काई डाइविंग का, आपने पूछा, मैं उसका एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे को 8 साल पहले मेरे बेटे ने इनवाइट किया सैन डिएगो में, ही वाज इन यूएस, तो सैन डिएगो में स्काई डाइविंग के लिए ऑन ए फादर्स डे। तो उसने मुझे बताया नहीं कि मैंने आपको क्यों लेके जा रहा हूँ गाड़ी में। तो वो लेकर गया और कहता कि पापा ये आपके लिए मैंने एक फादर्स डे गिफ्ट चूज किया है। तो आई वाज सरप्राइज, मैं कहा क्या है? कहता स्काई डाइविंग करनी होगी। मैं कहा करूंगा। और कैन यू इमेजिन, वी वेंट अप, और बेटे ने पहले ड्राइव मारी अप फ्रॉम 13,000 मीटर्स, हेलीकॉप्टर से ऊपर गए और 13,000 मीटर से जंप मारी। और उसके बाद मेरे को जो डर लगा, वो मुझे अपने लिए नहीं डर लगा, पर ये डर लगा कि बेटे ने छलांग मार दी है ना। और उसके बाद अपने लिए जरा भी डर नहीं लगा। फिर मैंने डाइव करी, और जब हम नीचे आ गए तो मैंने कहा यार फादर्स डे गिफ्ट तो बहुत प्यारा था ये तो कहता कि दोबारा से करोगे आप? मैं कहा 100% दोबारा करूंगा। कहता उसने मुझे कुछ वीडियोस दिखाई जिसमें किसी की इंजरी हो गई, किसी की स्पाइन की इंजरी हो गई, किसी की लेग की इंजरी हो गई। फिर उसने क्वेश्चन दोबारा पूछा, क्या फिर दोबारा करोगे आप? मैं कहा 100% दोबारा करूंगा। और कैन यू इमेजिन, व्हेन आई वेंट टू न्यूजीलैंड अलोन मैडम के साथ, तो मैंने स्काई डाइविंग करी। फिर मैं अमेरिका में गया, फिर मैंने स्काई डाइविंग करी। तो नाउ आई लव डूइंग स्काई डाइविंग, आई लव डूइंग पैराशूटिंग, आई लव डूइंग स्नॉर्कलिंग, आई हैव डन दी सी डाइविंग आल्सो। तो मतलब मुझे लगता है एडवेंचर ही है जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। तो मोटिवेशन, you require the motivation and it has to come from within and carry on working towards that. Right. So वैसे मेरा question तो next ये था कि how to balance the personal life and professional life. But now since I'm talking to you, तो मुझे मेरा question change करना है because it's all about life for you. You're such a jolly personality. So just tell us what is life according to you. I'm not going to. Absolutely. मुझे तो ये लगता है कि life has to be lived once. Live it. है ना। लोग ज्यादातर सोचते रहते हैं ओहो ये करना था वो करना था। मुझे तो ऑनेस्टली आई एम ए डूअर। मुझे लगता है कि ये काम तो होना ही है और मुझे करना ही है। अब वो इसमें डरना किस बात पे? तो बात सारी वही है। और दूसरी बात ये है कि कोई वो कहते हैं ना, एज इज नथिंग बट ए नंबर। एज इज नथिंग बट ए नंबर। जिस समय आपने सोच लिया तभी सवेरा है। जिस समय सोच लिया, अब मैं आदित्य को मालूम है सुबह जो मैं वेट लिफ्टिंग करता हूँ वो 40-40 किलो मैं बेंच प्रेस करता हूँ, वो इस एज में भी करता हूँ। तो इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। जब मालूम है कि करना है तो करना है। तो लाइफ हैज टू बी लिव्ड एंड इट हैज टू बी लिव्ड टू द फुलेस्ट। लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, बस दैट इज माय गोल। और इसके लिए यस यू आर एब्सोल्युटली राइट इन पुटिंग एंड आस्किंग दिस कि वन हैज टू मेंटेन ए बैलेंस। और बैलेंस में भी क्या है कि अगर मैं 10 सर्जरी रोज की करता हूँ, अगर मैं अपने आप को फिजिकली फिट नहीं रखूंगा, अगर मैं अपने आप से मेंटली पीसफुल नहीं होऊंगा, तो मैं दूसरों को खुशियां नहीं बांट सकता। पहले तो मुझे अंदर से अपने आप को खुश रखना पड़ेगा, अपनी खुशी को अपने अंदर झांकना पड़ेगा। जब मैंने अंदर झांक लिया, अंदर खुशियां बटोर ली, उसके बाद मैं जब दूसरों को मेहंदी लगाऊंगा तो मेरी मेहंदी तो गाढ़ी हो ही जाएगी। तो मैं तो खुशियां बांटता हूँ और उसी चक्कर में अपनी जिंदगी बिताते चला जा रहा हूँ। सर आपको इतने साल प्रैक्टिस करते हो गए हैं, फील्ड में हो गए हैं। सर जो बिगनर्स आ रहे हैं वो इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे फील्ड के अंदर, तो आपने क्या डिफरेंस देखा है तब के प्रैक्टिशनर्स में, तब के डॉक्टर्स में और अब के डॉक्टर्स में सर?
और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन यंग डॉक्टर्स को कि उनमें क्या बदलाव आ गया और वो नहीं आना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आदित्य। मैं इसके लिए सिंपल आंसर कहता हूँ, प्लीज फॉर गॉड से बिकम गुड ह्यूमन बींग्स, फुल स्टॉप। बिकम गुड ह्यूमन बींग। डॉक्टर्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, मगर अगर अच्छे इंसान नहीं बने आप, तो आपको भगवान भी नहीं हेल्प करेगा, कोई भी हेल्प नहीं करेगा। और अगर आप अच्छे इंसान हैं, अगर आपके अंदर वही दर्द है जो मरीज के अंदर दर्द है, इफ यू आर कंपैशनेट अबाउट इट, और इफ यू आर हैविंग एम्पैथी अबाउट द पेशेंट्स इलनेस, तो आपकी, और वो इतनी ऑनेस्ट होएगी, इतनी ट्रांसपेरेंट होएगी कि मरीज भी जान जाएंगे कि ये डॉक्टर साहब तो हमारे लिए जान दे सकते हैं। मेरा सिर्फ एक ही मेरी रिक्वेस्ट है अपने यंगर कोलीग्स के साथ, पेशेंट्स को इतना ट्रस्ट करने का मौका दो, उनको लगे ये तो मेरा ही डॉक्टर है, ये तो मेरा डॉक्टर है, फुल स्टॉप, बस। और मैं ये नहीं कहता बनावटी तरीके से अपनाओ, पर उसको इतना ट्रस्ट करने का मौका दो, या इतना अपनापन दो, या अपना इतना कंपैशन दो कि उनको, पेशेंट को ये लगना चाहिए कि ये तो मेरा डॉक्टर है, मैंने कहीं नहीं जाना इसके अलावा। और जब आपने ट्रस्ट को रेसिप्रोकेट भी उतने ही तरीके से किया, तो वो कभी नहीं सोचेगा कि मैं अंधा था। यूजुअली नॉर्मली लोग ट्रस्ट दे नहीं पाते, पहली बात। और जब पेशेंट ने जब ट्रस्ट कर दिया, तो भी मिसट्रस्ट अपनी तरफ से कर लेते हैं, वो गलत है। आज की डेट में मुझे लगता है कि सबसे पहले टीचिंग करनी चाहिए हमें अपने एमबीबीएस लेवल पे कि प्लीज you will become doctors. Once you are admitted into medicine, you will become doctor. But please spend time with your own self so that you become good human beings. सारी उम्र बीत जाती है ह्यूमन बीइंग बनने में। Sir, you talk about technology also. Sure. Technology in medicine. So, what do you think that how much we should rely upon technology, or I mean, there are people who tend to, not adopt, or a little old style. So, what do you think about it? I would say that if you are not updated, you are outdated. Right. If you are not updated, you are outdated. और अगर टेक्नोलॉजी हमारी है ही क्या, अगर हम हेल्थ केयर को टेक्नोलॉजी के साथ लेके चलें, अब आदित्य को मालूम है मेरे पास iPhone 13 i Pro है, मॉडल मिस होगी, एनी टाइम एंड एवरी टाइम एनी न्यू आईफोन कम्स, मेरे पास होना जरूरी है। सिमिलरली आईपैड भी जो लेटेस्ट पॉसिबल होता है वो मेरे पास होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मन में यही है कि टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलना है और टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से यूज करना है। Once we are able to use the social media also to the fullest, once you are using the technology also to the fullest, then you will be able to give the maximum benefit to the beneficiary, that is the patient. तो पेशेंट को अगर हम भगवान समझते हैं, पेशेंट को अगर हम अपना बेस्ट देना चाहेंगे, अब कई लोग, मैं साफ कहता हूँ, कई लोग कंप्यूटर को भी मैकेनिकल वे में यूज कर रहे होते हैं। 2+2 मतलब वहां लिख रहे होते हैं = 4। Why? You should learn what the app is, what the softwares are, how much we can use, what is the, और उससे क्या होगा कि जब अपने आप को इतना एम्पावर कर लोगे, अपने आप को इतना एनहांस कर लोगे, तो टेक्नोलॉजी को जब साथ लेके चलोगे तो 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, 24 घंटों में भी बहुत कुछ अचीव कर लोगे। राइट सर, आपने तब के पेशेंट्स भी देखे हैं जब आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, अब के पेशेंट्स भी देखे हैं। धीरे धीरे पेशेंट्स के अंदर हमारे प्रति एक ट्रस्ट कम होता जा रहा है, इसलिए हमारे इतने सारे एपिसोड्स आ रहे हैं कि डॉक्टर्स को पीट देते हैं, पेशेंट डॉक्टर को पीट देते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर, और कैसे हम धीरे धीरे ये चीज सोसाइटी में कम कर सकते हैं? एटलीस्ट दे ट्रस्ट अस मोर। वो मतलब हमें दर्द होता है पर्सनली, कोई डॉक्टर जब पिट जाता है या वो न्यूज आती है करके, क्योंकि हम सेम कम्युनिटी से हैं, सेम कम्युनिटी से, तो बहुत दर्द होता है अंदर। तो उस चीज के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ स्टेप्स जो आपके विजडम से आप बताना चाहिए। मैं इसके लिए भी एक स्टोरी सुनाता हूँ, है ना। स्टोरी क्या थी कि एक जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, और उसके नीचे जो है सूफी होते ना, सूफी जी, जो, तो वो सैर करते हुए उसके नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए, और उनमें जो हेड सूफी था वो सो गए,
और बाकी यंग जो सूफीज थे वो अभी बैठे हुए थे। तो उनमें से उस बरगद के पेड़ के ऊपर चील आके बैठ गए, खूब सारे चील बैठ गए। तो जो नीचे जो यंग सूफी था उसको लगा कि यार भूख लगी है तो क्यों ना मैं इसका शिकार करूं, और उसने एक चील को मारा और शिकार उसको खा लिया। और जब हेड जो चील था उसको जब कंप्लेंट पहुंची कि हमारे में से ना इन नीचे जो सूफी बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने एक शिकार किया है और ये चील मार करके खा गए, तो आपको कुछ करना चाहिए। तो हेड जो चील था वो हेड सूफी के पास आया नीचे और आके कहा कि सर ये तो गलत बात है ना कि आप बैठे हुए थे नीचे पर हमारे एक चील को मारा और आपने उसका शिकार करके उसको खा लिया, तो गलत बात है। उसने कहा लेट मी गिव 1 डे, और एक दिन में मुझे दे के मैं बात करूंगा। उसने अपने यंगर कोलीग्स को सबको पूछा कि हुआ था, कहते हैं हाँ हुआ था। उसने कहा यंगर कोलीग्स ने इसको भी जस्टिफाई करना शुरू किया कि सर जब हम बैठे थे नीचे बरगद के नीचे तो चीलों को वहां आना ही नहीं चाहिए था, अब वो आए हैं तो फिर ऑब्वियसली उनको शिकार के लिए भी रेडी होना चाहिए। तो उसने जो हेड सूफी था उसने भी यही आंसर हेड चील को दे दिया। तो क्या हेड चील ने क्या जवाब दिया कि सर हमें नहीं पता था कि सूफी बैठे हैं। आप जब सूफी की तरह आए थे तो हमें पूरा ट्रस्ट था आपके ऊपर कि आप गलत नहीं करोगे। अगर आप सिर्फ इंसान के रूप में आते तो मैं डेफिनेटली हम सोच लेते कि हाँ इंसानों का फर्ज है कि शिकार भी करना चाहिए। पर जब आपने ड्रेस डाल ली, जब आपने डॉक्टर्स की ड्रेस डाल ली, देन यू आर नॉट सपोज टू मिसबिहेव विद एनीवन। उस समय पेशेंट्स मिसट्रस्ट कर सकते हैं। उस समय पेशेंट्स को ये हो सकता है कि इतना पैनिक होता है, इतनी एगनी है या इतना क्राइसिस है लाइफ में, तो वो मिसबिहेव कर सकते हैं। पर इट इज आवर ड्यूटी नॉट टू मिसबिहेव, नॉट टू मिसट्रस्ट द पेशेंट। वी शुड राइज टू सच ए लेवल कि पेशेंट को भी लगे कि देखो मैं इतना गुस्से से बात कर रहा हूँ पर डॉक्टर साहब इतने कूलली बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहला स्टेप कम्युनिकेट 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 ओवर कम्युनिकेट। जब ये हम आपस में अपनी एसोसिएशंस में ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें कम्युनिकेशन अच्छा करना है तो सारा कुछ आसान हो जाएगा। तो उसके लिए टीचिंग इज कि हमें कम्युनिकेशन क्लासेस होनी चाहिए और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना चाहिए और फिर पेशेंट्स के साथ उतनी इज्जत देनी चाहिए कि मैं हमेशा पेशेंट्स को कहता हूँ कि आप तो मेरे लिए भगवान है, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं हूँ। और ये मत सोचो कि मेरी वजह से आप हो, आपकी वजह से ही मैं हूँ जो मैं कर रहा हूँ, जितना मैं कर पा रहा हूँ। कितने लोगों को मौका मिलता है सेवा करने का, बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। और अगर हमें भगवान ने इतना विद्या दी, इतना हमें स्किल सेट दिया, उसके बाद अगर हमें सेवा करने का मौका मिला है तो क्यों ना हम अपना बेस्ट दें। और जब हम ये सोच लेते हैं कि हमने अपना बेस्ट देना है और ये पेशेंट मेरे लिए भगवान है, तो हम हमेशा अचीव करते हैं। और वो ही एक इक्वेशन को चेंज कर देता है कि यस, ट्रस्ट फिर दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा। बीच में कुछ लोग मिसट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से डेफिनेटली ग्राफ नीचे आ जाता है। पर हम सबकी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम तो अपनी तरफ से जो पेशेंट का बेस्ट कर सकते हैं करें। जी सर, अब हम वेट लॉस सर्जरी के बारे में कुछ आप बताएं। वेट लॉस सर्जरी के बारे में यह है कि हाँ, अगर मैं हर मरीज को ये कहता हूँ कि इस समय स्पेशली ये जो कोविड टाइम था, इस समय अगर आपने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो समझिए कि डिजास्टरस रिजल्ट्स हो सकते हैं। जितने पेशेंट्स, जितने लोग पिछले 2, 2.5, 3 सालों में मरे हैं वर्ल्ड ओवर, जिनकी डेथ्स हुई हैं, उनमें से आप इमेजिन करो 74% पेशेंट्स ऐसे थे जो ओबीस थे, 13% ऐसे थे जो साथ में डायबिटिक भी थे और 13% ऐसे थे जो साथ में हाइपरटेंसिव भी थे। तो अगर आपने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा तो डेफिनेटली कोरोना जैसा छोटा सा वायरस भी आपको हिला सकता है। तो उसके लिए आंसर यही है कि अगर आप अपने आप से वजन कम कर सकते हो, अगर एक्सरसाइज की वजह से और डाइट की वजह से, और अगर 10% भी अपना वेट कम करोगे तो उसमें भी आप एक अच्छा इजाफा कर लोगे। तो अगर अपने आप से कर सकते हो, नथिंग लाइक इट। अगर नहीं कर सकते हो
10% भी वजन कम नहीं कर सकते हो बाय डूइंग द एक्सरसाइजेस एंड बाय डाइटिंग, तो इसका मतलब तुम्हें ऑपरेशन की या डॉक्टर या सर्जन की जरूरत है। और जब हम जो ऑपरेशन करते हैं वो 2 किस्म के ऑपरेशन होते हैं, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी या गैस्ट्रिक बाईपास, और उसमें डेफिनेटली पेशेंट का 6 महीने के अंदर काफी वजन लॉस होता है, मगर उससे भी ज्यादा, वेट लॉस से भी ज्यादा जो उसकी कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे शुगर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड और स्लीप एपनिया या हार्ट डिजीज, जॉइंट पेन, बैक पेन, ये जब ठीक हो जाती हैं तो इसीलिए इसको मेटाबॉलिक सर्जरी कहते हैं। उससे जो इजाफा होता है, उससे जो नई लाइफ मिलती है, उसी वजह से जो नया कॉन्फिडेंस मिलता है, वो ही जिंदगी को चेंज कर सकता है। मेरे काफी सारे पेशेंट्स हैं, हमेशा आके कहते हैं, डॉक्टर साहब आपने तो हमें नया जन्म दे दिया। तो मैं कहता हूँ जिस दिन आपकी सर्जरी हुई थी उसको बर्थडे मान लो। दी एक क्वेश्चन और पूछना चाहती थी करके कि ये मेटाबॉलिक सर्जरीज के साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, आम इंसान को क्या क्या पता होना चाहिए करके, और हम उसके लिए कुछ और कर सकते हैं? श्योर, देखो कोई भी चीज जिसके इफेक्ट होंगे उसके साइड इफेक्ट भी होंगे जी। और उल्टा भी है, अगर किसी के साइड इफेक्ट होंगे तो उसके इफेक्ट भी होंगे, है ना। तो इसमें बड़ा सिंपल है, अगर आपको ये टूल, चाहे वो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी का है या गैस्ट्रिक बाईपास का है या ऑपरेशन का है, अगर इस टूल को अपनाना है तो आपको एटलीस्ट डाइट का ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोटीन 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 लेना ही है। ऑपरेशन के बाद वी ऑलवेज पुश पीपल कि आप प्रोटीन की तरफ ध्यान दें, कार्बोहाइड्रेट्स को 0 करें, फैट्स को नो 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 करें और प्रोटीन्स की तरफ चलते जाएं। 1 सेकंड थिंग इज, क्योंकि आपने स्टमक को छोटा किया या क्योंकि आपने स्टमक को बाईपास किया, तो इसमें हो सकता है कि विटामिन B1, B6, B12, कैल्शियम, आयरन, इसकी कमी हो जाए, जो कि नॉर्मली इन वेट वाले पेशेंट्स में होती है कमी। तो उसमें अगर वो कमी बढ़ती चली गई तो वो नुकसान कर, इसलिए सप्लीमेंट लेना लाजमी है। जब वो सप्लीमेंट लेते रहेंगे तो उसकी वजह से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे। कुछ लोगों को हेयर लॉस होता है आफ्टर द सर्जरी फॉर 3-4 मंथ्स, मगर उसके बाद फिर नॉर्मल आ जाता है जब उनका प्रोटीन इनटेक बढ़ जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सर्जरी माइंड चेंजिंग सर्जरी है, लाइफ चेंजिंग सर्जरी है, सिर्फ स्टमक चेंजिंग सर्जरी नहीं है। जी सर। आफ्टर द सर्जरी इमोशनल चेंजेस भी पेशेंट्स को होते हैं? श्योर, डेफिनेटली। मैं तो ये कहूंगा कि मेरे इतने पेशेंट्स हैं जिनको इतना कॉन्फिडेंस अपने आप पे बढ़ जाता है कि आए दिन वो सेल्फियां पोस्ट करती रहती हैं, है ना, फेसबुक पे भी, और हमें भी भेजते हैं। सो दैट अच्छा लगता है कि अल्टीमेटली ऑल सेड एंड डन दे हैव गॉट देयर कॉन्फिडेंस बैक। देयर आर पीपल हु डिड नॉट वर्क फॉर फ्यू इयर्स बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, पर जैसे ही वो वेट लॉस कर लेते हैं अपना काम पे चले जाते हैं। एक मेरी क्लोज पेशेंट है और उन्होंने बड़े सालों से आर्ट नहीं करी थी बिकॉज ओबेसिटी हो गई थी, बट जैसे ही वेट लॉस किया फिर शी अगेन बिकम एन आर्टिस्ट, और उसने मतलब मेरा और मैडम का पोर्ट्रेट बना के हमें गिफ्ट किया। तो व्हाट आई मीन टू से, देयर आर मेनी पेशेंट who change their perception of body, perception of their own self, and ultimately become positive, and then they start spreading happiness. सर, एज ए यंग सर्जन बैरिएट्रिक सर्जरी में अपना फ्यूचर कैसे बना सकते हैं? इसकी ट्रेनिंग के अंदर एक्सपर्टाइज कैसे कर सकते हैं इंडिया में? और सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि सर्जरी ट्रेनिंग इन इंडिया एंड फॉरेन में क्या अंतर है? विच इज द बेटर वन एंड विच शुड बी ऑब्टेन्ड बाय अ यंग सर्जन? आई वुड से कि दोनों ट्रेनिंग अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं है, मगर उसकी जो ग्रेडिंग है, जैसे आपको मालूम है मेरा छोटा बेटा डॉक्टर शुभम भाटिया वो न्यूयॉर्क में सर्जरी की ट्रेनिंग कर रहा है, पर मैंने क्यों न्यूयॉर्क में चूज किया भेजने को, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक छोटा सा डायलॉग है मेरा कि जिंदगी में ना शुरू में बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो किसी ने पूछा बाद में, कहते हैं बाद में आदत पड़ जाती है। तो वही सेम है कि अगर ट्रेनिंग के टाइम पे अगर आपको मेंटर ऐसा मिला जो आपको
इतना सिखा के कोशिश करे और बिल्कुल जिसको इतना जान लगा दे, तो फिर आपको जिंदगी भर के लिए एक नियम बन जाएंगे, एक प्रोटोकॉल बन जाएंगे, एक लाइफ को जीने का तरीका आ जाएगा और वो ही ट्रेनिंग सारी उम्र काम आएगी। तो उसके लिए मेहनत करने से ही होगी, सिर्फ सोचने से नहीं होती। यंगर कोलीग्स को ना, मुझे लगता है कि एक छोटी सी बीमारी हो जाती है, वो सिर्फ सोचते रहते हैं और ज्यादा सोचने से फैसले कमजोर हो जाते हैं। तो ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा करना है। कर्मठ बनोगे, ज्यादा करोगे। अब और उसके ट्रेनिंग के बहुत सारे एवेन्यूज हैं इंडिया के अंदर भी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव डन एमएस, अगर आप सीखना भी चाहते हो तो कुछ सर्जन्स के पास अप्रोक्सीमेटली 6 महीने लगाओ। ये नहीं कि एक दिन लगाओ और एक दिन देख के आ गए। जो बैरियाट्रिक सर्जरी खूब कर रहे हैं, चाहे वो भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल हो, चाहे वो गंगाराम हॉस्पिटल हो, चाहे एबीसी हॉस्पिटल हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, पर उसमें 6 महीने के लिए रिक्वेस्ट करो सीनियर सर्जन से कि मैं आपको असिस्ट कराऊंगा एज ए शैडो, आपके साथ रहूंगा और आपने मुझे गुर सिखाने। तो उसमें जब आप इतना इमर्स करते हो अपने आप को, इतना इन्वॉल्व कर लेते हो अपने आप को, तो फिर जब सर्जरी सीख जाते हो, फिर वो पेशेंट्स को अपना बेस्ट टेक्निकली स्किल सेट देते हो और साथ में इमोशंस, एम्पैथी, लव, अफेक्शन, ट्रस्ट देते हो, तो डेफिनेटली यू बिकम ए सक्सेसफुल बैरियाट्रिक सर्जन। सर, जैसा आपने टेक्नोलॉजी के बारे में बताया और कि टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होना चाहिए करके, वैसे रोबोटिक सर्जरी जो अभी धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है इंडिया में, उसका फ्यूचर क्या है सर? और जितनी महंगी है रोबोटिक सर्जरी, क्या वो पेरीफेरी में फ्यूचर के अंदर चल पाएगी या फिर वो सिर्फ पेरीफेरी मतलब सेंट्रल के अंदर ही रह जाएगी करके, कि बिगर सिटीज में जहाँ पे पेइंग कैपेसिटी अच्छी है वहीं पे रह जाएगी, या पेरीफेरी में जा पाएगी फ्यूचर के अंदर? आपको याद है जब मोबाइल फोन शुरू हुए थे? जी सर। जी उस समय 16 रुपए कॉल होती थी, मिनट, एक पर मिनट, है ना, इनकमिंग, और 16 या 32 रुपए होती थी आउट गोइंग। और आई वाज द फर्स्ट वन टू बाय दिस फोन, आईफोन। और उस समय जो नोकिया का फोन था 94 95 में, और लोग मुझसे पूछते थे कि इतना महंगा आईफोन आपने फोन ले लिया है, मोबाइल फोन ले लिया है, ये कैसे चलेगा? बट वी हैड द कॉन्फिडेंस कि ये यूनिवर्सल बन जाएगा। और धीरू भाई अंबानी ने भी कहा था कि सबको कर लो मुट्ठी में, कि अल्टीमेटली आंसर इज कि ये टेक्नोलॉजी, अगर ये स्पेशली रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी अब बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रही है, तो जब इतनी तेजी से एक्सपैंड कर जाएगी तो वही बात होगी कि पैसे भी कम हो जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि मोनोपोली रहेगी। अब डिफरेंट कंपनीज भी आ गई हैं जो रोबोटिक बना रही हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बना रही हैं, तो उसकी वजह से डेफिनेटली एक कंपटीशन होने की वजह से रोबोट्स की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। पेशेंट को डेफिनेटली जो पहले 5 लाख रुपए मेरी बैरियाट्रिक सर्जरी का देना पड़ता था या 6 लाख देना पड़ता था, आज वो 3 लाख में भी हो सकती है। तो जब ऐसे इतने तरीके से होनी शुरू हो जाएगी तो रीच बढ़ती चली जाएगी। तो टेक्नोलॉजी तो बढ़नी है और टेक्नोलॉजी के साथ सर्जन्स को चलना ही चाहिए। मैं अपने लिए, अपने यंगर कोलिग्स के लिए हमेशा कहता हूँ कि हमारा 3 डिकेड्स तो निकल गए लेप्रोस्कोपी में, अगले आपके 3 डिकेड्स नहीं निकलेंगे लेप्रोस्कोपी से, आपके 3 डिकेड्स रोबोटिक सर्जरी से ही निकलेंगे। Sir, you call yourself a fat fighter. So what is your final message for our audience? And what's your vision about the robotic surgery and in general medicine? I would say that please resist the temptation. This is the one message which I want to give. Resist the temptation. कि अगर आपने सिर्फ फैट खाते रहना है, अगर आपने सिर्फ पिज्जा, बर्गर एंड व्हाट फास्ट फूड खाते रहना है, अगर आपने एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, और अगर आपने अल्कोहल ही लेते चले जाना है, तो आई थिंक यू आर डूम्ड. You are doomed. So if you are able to resist the temptation, and then if you are working for your own self also, work on your own self, enhance yourself. मैं यंगर कोलीग्स को हमेशा कहता हूँ प्लीज एनहांस योरसेल्फ, कि अपने स्किल सेट को बढ़ाते चले जाओ। जब अपने स्किल सेट को, आज आपने लेप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर कर रहे हो फॉर एग्जांपल, फिर हर्निया सीखो, हर्निया का एक्सपर्ट बनो, फिर उसके बाद बैरियाट्रिक सर्जरी करो, फिर उसके बाद रोबोटिक सर्जरी करो। तो इस तरीके से आप जब अपने आप को एनहांस करते चले जाओगे तो डेफिनेटली आप मार्केट में भी रहोगे, एज सिंपल एज दैट, और आप अच्छा अचीव भी कर पाओगे, और आपसे आपको अंदर भी एक सेटिस्फेक्शन होगी कि आई हैव बीन एबल टू मेक ए डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ सो मेनी पीपल।
Thank you, sir. थैंक यू सो Thank मच सर, आपने इतना टाइम दिया हमें सर, एंड Thank you. हर एक बात में बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन थी। और मैं सारों को एक ही बात बोलता हूँ, जो मैं बोलता हूँ कि अपने को मोबाइल चार्जर खुद का बनना है। दूसरे का पोर्टेबल चार्जर लेके खुद को तो मोटिवेट कर सकते हो, बट जिस दिन खुद के मोबाइल चार्जर बन गए, उस दिन आप हर रोज अपने आप को मोटिवेट कर पाओगे। और आपकी पूरी बातों में यही मैसेज था सर, और आपसे हमेशा मिलके हम हमेशा इंस्पिरेशन ही मिलती है, और ऐसा लगता है कि बस अभी 2 इंस्ट्रूमेंट दे दो और मैं 4-5 सर्जरी कर रहा हूँ सर। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज मेरा ऑलवेज मेरा आदित्य एक ही मैसेज है, इंस्पायर जी और एक्सपायर, है ना? ये अगर मैं किसी को इंस्पायर कर सकता हूँ बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वन शुड गेट एक्सपायर्ड, सिंपल। कि दिस लाइफ इज टू बी लेड इन सच ए वे कि हम अपने यंगर लोगों को, यंगर कोलीग्स को, बाकी सबको, जो तुम्हारे साथ मिले, you should be able to shine through, as simple as that. This light has to come from within, it cannot come from outside. true. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much, sir. God Thank bless you you. so much. God Thank bless you. you. God bless you.